वो तो और घर से निकलते हुए भी इंसान को लगता है यार ये मेरी जिम्मेदारी है। तो कैसा चल रहा होता है? यासिर भाई बिल्कुल ठीक बात की है। इसको तो मैं बल्कि मजाक में भी नहीं करना चाहूँगा। दिस अ वेरी इमोशनल सब्जेक्ट फॉर मी एंड आई से दिस ऑन रिकॉर्ड सर। हमारी फैमिली लाइफ्स बिल्कुल डिस्टर्ब्ड होती हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो हमें मिस करते हैं, हम उनके साथ टाइम नहीं गुजार सकते। और ये खाली मैं नहीं हूँ, मेरे ट्रैफिक के, पुलिस के, तमाम जितने भी इस सिविल सेक्टर के, बिलखसूस पुलिस में जो एहलकारान हैं, हम उनकी ज़िंदगी देखते हैं। इट्स अ मिजरेबल सॉर्ट ऑफ लाइफ, बट जिसको हम एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे की कॉमराडरी में, एक दूसरे के साथ स्पिरिट में बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज समथिंग दैट वी दिस इज़ समथिंग दैट वी साइंड अप फॉर। लेकिन डेफिनेटली वी आर दी अफेक्टीज, और वाकई अफेक्ट होती हैं, फैमिलीज़ होती हैं, ये उनकी बर्दाश्त है। अब ये हमारे पे है कि हम किस तरह इस बैलेंस को मेंटेन करें, एंड दे हैज़ टू बी ए बैलेंस। ये जिस तरह हम कर रहे हैं नौकरी, इसका ये हल नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी आगे चलनी है एंड वी हैव टू कीप अ बैलेंस इन दैट डेफिनेटली। तो इस चीज़ पे ज़रूर सोचना चाहिए, और सोच रहा हूँ मैं भी। अच्छा, फीमेल ड्राइविंग स्कूल है ये। जो जितनी भी लड़कियां बच्चियां हैं जो अपने भाइयों की मिन्नतें तरले कर रही होती हैं कि भाई हमें छोड़ दो, इधर आओ, बाइक सीखो, स्कूटी सीखो, गाड़ी चलाना सीखो, और फिर छोड़ दो ये मिलते तरले कि यानी जब कैमरास देख रहे होंगे और हर थोड़ी देर बाद कैमरा होगा, जैसी लेन वायलेट होगी तो ठक करके चलान उसको लगेंगे। आप समझ रहे हैं, मुझे मज़ा आता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब चलान होता है, लेकिन जब लोग इम्प्रूव होते हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में से कोई एक चीज़ आपको ख़त्म करने का इख्तियार दिया जाए तो उस सिस्टम में से फ़ौरन क्या ख़त्म करना चाहेंगे? CTO शुगर लगा रहा हूँ। अच्छा, सिस्टम में से हाँ एक चीज़ ज़रूर। पेपर तो उन्होंने उतार दिया, लेकिन अमूमन आपने देखा है लोग अब गर्मी आ रही है तो शेड यूज़ कर लेते हैं। तो वो इक्वली उसका पर्पस तो वही होता है, वो जो कि सिक्योरिटी तो ब्रीच हो गई ना, मतलब उसने पेपर लगा दिया या शेड लगा दिया। तो शेड अलाउड है ITV उसके ऊपर? सर शेड्स बिल्कुल, देखें बात सुने, इवन टेंट भी अलाउड है। टेंट भी अलाउड है, ये लीगली कहते हैं। बैक साइड पे जो है, बैक साइड पे 50% टेंट अलाउड होता है। मोटरवे नहीं जा सकते तुम, हाईवे नहीं जा सकते, लेकिन कैपिटल के अंदर अंदर आप जो है वो बाइक इस्तेमाल कर सकते हैं 16 साल की उम्र में। तो ऐसा मुमकिन हो? बिल्कुल हो सकता है सर। हम देखते हैं कि 16 साल के राइडर्स ठीक राइडर्स होते हैं, ठीक है सर, वो कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे मुझे लिटिगेशन की ज़रूरत है, मुझे गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत है। मैं अपने ओन पे अगर कर दूंगा, सजेशन है, सजेशन क्या, बहुत अच्छी सजेशन है सर। CTO लगना मेरी चॉइस नहीं थी, मेरी तो सर जिंदगी की किसी नौकरी में चॉइस। मेरी चॉइस अगर है तो मुझे अभी भेज दें किसी मुल्क या मरी भेज दें सर। यूनिफॉर्म आपकी चॉइस है? मुझे मेरी चॉइस चले यूनिफॉर्म है या सुकून करना है अभी इस वक्त, एज ऑफ नाउ मेरी चॉइस भेजे। आई वांट टू बी विद माय फैमिली राइट नाउ सर। मैं अपने बच्चों के साथ होना चाहूँ, मेरा दिल ये मांग रहा है, ठीक है, लेकिन ये ड्यूटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं यासिर जंजुआ पॉडकास्ट का एक और एपिसोड। और आज का एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प इसलिए होने वाला है कि आज के एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं हमजा हुमायूं साहब, थंबनेल पे आपने पिक्चर देख ली होगी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, रमज़ान है और मैं देख रहा था कि जैसे जैसे इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा है आपकी एनर्जी हाई होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, स्मोकर्स की यही कहानी है सर। अच्छा, रमज़ान हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, चाहे सर्दियों का है चाहे गर्मियों का है। हाँ। लेकिन अच्छी तरफ अपनी जो इन एनर्जीज़ को और इस क्या कहेंगे कि एनर्जीज़ को हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह रमज़ान में। अच्छा, आपको मैं एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ। ऐसे मैं बैठा हूँ ना आपके सामने भी, तो मुझे पता नहीं क्यों आपके यूनिफॉर्म को देख के और ये फील हो रहा है कि मुझे एकदम ख्याल है मैं बैठा हूँ तो मेरा सीट बेल्ट किधर है। तो मुझे लगा नहीं, और ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है। और दूसरा सर, मैं खुद एक जहनी मरीज़ बन चुका हूँ। हाँ। और इवन बाहर जब मैं निकलता हूँ, इवन अपनी फैमिली के साथ भी निकलता हूँ, अपने प्राइवेट टाइम या प्राइवेट कैपेसिटी में निकलता हूँ, तो वो लोग भी देख रहे होते हैं कि मैं रोड्स को देख रहा होता हूँ, रोड के ऊपर पार्किंग्स को देख रहा होता हूँ। इवन मैं रेजिस्ट नहीं कर रहा होता उस टाइम पे भी, अगर कोई वायलेशन हो रही हो तो खुद जाके लोगों को रीच करने में, बल्कि 1-2 दफ़ा तो लोगों ने पहचाना नहीं है सिविल कपड़ों में, तो उन्होंने कहा तुम क्यों मामे बन रहे हो हमारे, तो मैं चुपचाप फिर बेइज्जत होके वापस आ गया बीइंग CTO। तो ये एक चीज़ बिल्कुल है, मैं खुद इस चीज़ का बड़ा सफरर बना हुआ हूँ, और बस ज़्यादा हो गया। घर में तो आपको बड़ी तनकीद रहती होगी, क्योंकि एक तरफ तो आपका पैशन है, आप काम कर रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। इस्लामाबाद की ट्रैफिक के जो मौजूदा हालात हैं उस पर बात करेंगे, उससे हट के फैमिली लाइफ कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो जाती इंसान की, ख़ास तौर पे जिस सेक्टर में आप हैं? सुबह तो और घर से निकलते हुए भी इंसान को लगता है यार ये मेरी जिम्मेदारी है। तो कैसा चल रहा होता है? यासिर भाई बिल्कुल ठीक बात की है। इसको तो मैं बल्कि मजाक में भी नहीं करना चाहूँगा। दिस अ वेरी इमोशनल सब्जेक्ट फॉर मी एंड आई से दिस ऑन रिकॉर्ड सर। हमारी फैमिली लाइफ्स बिल्कुल डिस्टर्ब्ड होती हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो हमें मिस करते हैं, हम उनके साथ टाइम नहीं गुजार सकते।
और ये खाली मैं नहीं हूँ, मेरे ट्रैफिक के, पुलिस के, तमाम जितने भी इस सिविल सेक्टर के, बिलखसूस पुलिस में जो एहलकारान हैं, हम उनकी ज़िंदगी देखते हैं. इट्स अ मिजरेबल सॉर्ट ऑफ लाइफ, बट जिसको हम एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे की कॉमराडरी में, एक दूसरे के साथ स्पिरिट में बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. बिकॉज समथिंग दैट दिस इज़ समथिंग दैट वी साइंड अप फॉर. लेकिन डेफिनेटली वी आर दी अफेक्टीज, और वाकई अफेक्ट होती हैं, फैमिलीज होती हैं, ये उनकी बर्दाश्त है. अब ये हमारे पे है कि हम किस तरह इस बैलेंस को मेंटेन करें. एंड देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. ये जिस तरह हम कर रहे हैं नौकरी, इसका ये हल नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी आगे चलनी है. एंड वी हैव टू कीप अ बैलेंस इन दैट डेफिनेटली. तो इस चीज़ पे ज़रूर सोचना चाहिए, और सोच रहा हूँ मैं भी. अच्छा, बहुत सारे सवालात सर ऐसे होंगे जो शायद आपके डोमेन में ना हो. बिल्कुल. तो बहरहाल पता नहीं क्यों आपके डोमेन में हैं या नहीं है, लेकिन लोगों ने हमें ये सवालात लोगों ने दे तो नहीं डालने हैं सर. हमने जब पोस्ट लगाई कि हमजा साहब के साथ हमारा पॉडकास्ट है, तो हमारे नीचे एक लंबी फहरिस्त आ गई. तो हमें लगा कि कुछ बल्दिया के सवाल भी आपके ज़िम्मे आ गए, तो कुछ FBR के भी आपके ज़िम्मे आ गए. यही मेरी तो हमने उसमें से काफ़ी कुछ एक्सट्रैक्ट किया. हमने कहा यार ये तो हम सर से नहीं पूछ सकते, लेकिन कुछ इसी से मिलते जुलते M-Tech से शुरू करते हैं. अब अगेन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आपकी डोमेन नहीं है. बाहर अभी मैं देख रहा था बड़ा रश है मोटरसाइकिल पे M-Tech लोग लगवाने की फहरिस्त में. तो ये लंबी सी कतार, क्या फ़ायदा हो रहा है इसका, और ट्रैफिक में या ट्रैफिक पुलिस का कोई किरदार इसमें, या ये महज हैसल ही है? नहीं सर, M-Tech का बड़ा फ़ायदा है. पहली तो बात है, M-Tech की इन्फोर्समेंट ज़रूर ट्रैफिक पुलिस के पास है. यानी जिसने M-Tech नहीं लगाया उसको चालान करना या उसको चेक करना ज़रूर हमारी डोमेन है. ये चीज़ मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि M-Tech लगाना हमारी डोमेन नहीं है, एक्साइज की डोमेन है. जितने भी M-Tech बूथ्स हैं, बल्कि कई मैं देखता हूँ शहरी जो है वो हमारे से पूछ रहे होते हैं, हम उनको एजुकेट ज़रूर करते हैं क्योंकि हम हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं. बट M-Tech एक्साइज की डोमेन है. M-Tech बूथ्स जो हैं वो थ्रू आउट द सिटी अवेलेबल हैं, एंट्री पॉइंट्स पे अवेलेबल हैं. बड़ा ही लो कॉस्ट M-Tech लग सकता है, और जो पिछला M-Tech जो कि मोटरवे पे यूज़ हो रहा है वो भी इन M-Techs के अंदर शामिल है. तो M-Tech ज़रूर लगाएं जो कि एक्साइज की डोमेन है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट ज़रूर हमारे पास है. अगेन मैं कहूँगा इसको बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है. हमें अच्छी परसेंटेज आ रही है ऑन द मोटरवे, लेकिन जहाँ GT रोड या रवात वाले एक्सेस की बात होती है तो वहाँ से एंट्री पॉइंट्स में मैक्सिमम गाड़ियाँ हैं जिन्होंने M-Tag नहीं लगाए हुए. तो ये एक टाइम अभी आने वाला है फ्रॉम 1 मार्च जहाँ गाड़ियों को एंट्री नहीं मिल रही. तो आज ही अपने करीबी एक्साइज के M-Tag या 1 टैग बूथ पे जाएं, अपनी गाड़ी पे ये छोटी सी एक M-Tag की स्लिप लगाएं, और ताकि आप हैसल फ्री आ सकें. इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो एट द लेटर एंड आप देखेंगे वो ऐसे ही कॉन्सेप्ट है जिस तरह आप मोटरवेज पे ऑलरेडी देख चुके हैं, जिस तरह आप कैंटोनमेंट्स पे देखते हैं कि जहां चेकिंग लेन्स होती हैं वहां एक रजिस्टर्ड गाड़ी जिसके ऊपर M-Tag आवेजा होता है और वहां फेशियल रिकग्निशन कैमरा होता है, वो उस M-Tag के साथ जब उसको कोलैबोरेट करके उस राइडर या उस ड्राइवर को रिकग्नाइज करती है तो वो गाड़ी चेक नहीं होती. उस गाड़ी को रिमोटली चेक करके M-Tag लेन से अंदर लाया जाता है. तो इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे शहरियों की शिकायत हैं कि लंबी लंबी क्यूज लग रही हैं चेकिंग पॉइंट्स पे, चेकिंग करने के तरीक़ेकार अच्छे नहीं है, चेकिंग की मद में बहुत सी मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उस चीज़ को डिस्करेज किया जाए और उसकी मद में एक अच्छी स्टैंडर्डाइज्ड और डिजिटल ओरिएंटेड चेकिंग की जाए. तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड M-Tag. अगेन शहरियों की इसमें रिस्पॉन्स की बहुत ज़रूरत है. वैसा रिस्पॉन्स चाहिए जैसा लाइसेंसिंग पे रिस्पॉन्स आया था. तो वो रिस्पॉन्स अगर हो तो M-Tag इन्हीं के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ बनेगी. मतलब है कि M-Tag ना होने पे भी FIR होगी? सर M-Tag ना होने पे जब M-Tag पे ये दफ़ा 144 लगाएंगे तो 188 का जो कलंदरा है वो इशू होगा. लेकिन अभी एज ऑफ नाउ M-Tag पे एंट्री बैन है, यानी कि अभी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, और एंट्री भी इस लेवल तक रिस्ट्रिक्टेड है कि उधर ही M-Tag का बूथ दिया जा रहा है और शहरियों को कहा जा रहा है कि लगाओ, और हम चलान कर रहे हैं जो कि हमारे अदर कोड्स की वायलेशन है. उस पर हम ज़रूर चलान कर रहे हैं, लेकिन इस पे स्ट्रिक्टनेस अगेन कह रहा हूँ फ्रॉम 1 मार्च बढ़नी है. तो इसलिए M-Tags लगवाएं. और अब तो मोटर बाइक्स के ऊपर भी एट द फ्रंट एंड उन्होंने कहा है कि M-Tags को आवेजा करें. सो एक बहुत ही छोटी सी हैसल है, गेट ओवर विद इट. अच्छा, मोटरसाइकिल के ऊपर अगर M-Tag नहीं होगा तो चलान होगा? चलान भी अगेन सेम एप्लीकेबिलिटी है. एक बड़ा कंसर्न है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये पब्लिक का कंसर्न ले लें. इस M-Tag को प्लेस किया जा रहा है स्पीडोमीटर के ऊपर बाइक के लिए. ठीक है.
तो लोग कहते हैं कि आगे मई जून के अंदर इतनी गर्मी है इस्लामाबाद में, तो ये पिघल के उतर जाएगा जिस क्वालिटी का या जिस मटेरियल का ये लग रहा है, तो हम तो चलान देते रहेंगे। नंबर 2, हमारा बाइक का जो है वो मीटर टूट गया, अगर खुदा न खास्ता बाइक किसी का गिर जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि ये हमारे लिए एक नया थ्रेट है, सहूलत की बजाय अवाम का कंसर्न है कि खुदा न खास्ता बाइक चोरी हो जाता है और उस दौरान जो है वो कोई वारदात हो जाती है उस बाइक के ऊपर, तो हम जब तक उसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा रहे हैं, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, बाइक मेरा नीचे खड़ा है, सुबह 10 बजे चोरी हुआ है, मैं 6 बजे ऑफिस से बाहर निकला हूँ, इस दौरान कुछ हो गया तो ज़िम्मेदार कौन होगा? एक सवाल ये, और दूसरा सवाल ये कि इसकी प्लेसमेंट ही जो है वो राइटफुल नहीं है, इसके लिए कोई और मैकेनिज़्म होना चाहिए, लोगों का ये कंसर्न है। और चालान अलग से और बाकी चीज़ें अलग से भरनी पड़ेंगी फिर ये इसके साथ। बिल्कुल सर, एक तो जहाँ तक कि एम टैग की प्लेसमेंट की बात है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि बाइक्स पे भी एम टैग्स लग रहे हैं क्योंकि शहर के अंदर आते हैं। अगेन, जितने बाइक्स के ऊपर फ्रंट एंड पे वाइजर्स अवेलेबल हैं, शील्ड्स अवेलेबल हैं, उन पे जैसे गाड़ी पे लग रहा है उस तरह ही एक्साइज लगाएगी, ठीक है? ट्रैफिक पुलिस नहीं, एक्साइज लगाएगी, तो एक्साइज लगा रही है। जहाँ तक बात है गर्मी की वजह से उतरने में एडहेसिव की बात है, देखिए एम टैग बेसिकली उस स्टिकर का नाम नहीं है, इट इज़ एन RFID स्टिकर, लेकिन इट इज़ गेटिंग योर बाइक रजिस्टर्ड। दोबारा भी अगर कोई वो एडहेसिव अगर गुम जाता है या कहीं साइड पे हो जाता है तो आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपकी वो रजिस्ट्रेशन देखी जाएगी कि क्या ये बाइक इस RFID के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है। तो बिल्कुल सर, उसको बिल्कुल करवाएं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ये थ्रेट है, इट इज़ द सेम एज नंबर प्लेट, ठीक है? नंबर प्लेट पहले रजिस्टर्ड थी, आप समझ लें कि नंबर प्लेट पे क्योंकि अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी एंड अब्यूज़ ऑफ एक्सरसाइज हुआ, इसलिए ही हम एम टैग्स पे आए। एम टैग अथॉरिटी बंदे के ऊपर है, यानी कि मैं हूं, मेरे नाम पे ये एम टैग इस बाइक के ऊपर है। नंबर प्लेट के लिए ये नहीं हुआ। नंबर प्लेट में एक खरीदार ने अगले को बेचा, उसने अगले को बेचा, उसने अगले को बेचा, किसी ने ट्रांसफ़र नहीं किया। अगेन, जब बाइक किसी क्राइम में मुलविस पाई गई तो वो किसी 7वें ओनर के पास थी, तो हमने अपने पुराने प्रोसेसेस का अब्यूज़ किया है, इसलिए आज ये नया प्रोसेस जो एक सिंपलिस्टिक प्रोसेस है उसको लाया जा रहा है। तो अगेन मैं कहूँगा कि ये उतना ही थ्रेट है आपके लिए जितना वो पुराना प्रोसेस थ्रेट था, और जो थ्रेट बन चुका है जिसकी वजह से ये नया प्रोसेस आया है। तो मेरी गुजारिश है शहरियों से कि इस नए प्रोसेस को ज़रूर एक्सरसाइज करें, और जैसे ही आपकी बाइक चोरी हो आपको कोई नहीं रोकता कि आप अपने एम टैग के अगेंस्ट एक रोजनामचा रपट एक्साइज की अथॉरिटीज़ को देंगे, और वो एम टैग आपके नाम से हटके नई RFID आपको मिल जाएगी जो कि आपका न्यू एम टैग होगा, क्योंकि अल्टीमेट डेटाबेस तो बैक एंड पे है। स्टिकर तो एक चीज़ है जो गायब है या नहीं है, अल्टीमेट डेटाबेस बैक एंड पे है जो स्टिकर पे इंटीग्रेट करना है। तो नया एम टैग इशू हो जाएगा और पुराने पे से वो डाटा खत्म हो जाएगा। तो ज़रूर इस एक्सरसाइज को क्रिटिसाइज नहीं करें, इस एक्सरसाइज को एक्सेप्ट करें। बड़ा ही सस्ता मिलता है एम टैग, और अगेन मैं कह रहा हूं कि अगर नीयत नहीं है काम करने की तो वो तो इन्होंने चाहे हम 1 रुपए का भी कर दें तो नहीं करना, लेकिन अगर करना है तो फिर प्रॉपर तरीके से करना है। तो गुजारिश ही कर सकता हूं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनका स्पोक्स पर्सन बन के गुजारिश ही कर सकता हूं कि अगर गवर्नमेंट एक एफर्ट कर रही है तमाम गाड़ियों को फॉर योर सिक्योरिटी एक रजिस्ट्रेशन एम्बेट में लेके आना, तो ज़रूर हमारे साथ ताउन करें, कोऑपरेट करें। अच्छा, एक चीज़ जो है वो ट्रैफिक के हवाले से बड़ी अहम है, और वो ये है कि ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ कवानीन नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि आप आगाह कर दें। एक एक्सीडेंट होता है रोड के ऊपर, तो उसमें शहरियों की क्या जिम्मेदारी होती है और इफेक्टिव्स को क्या करना चाहिए? वहाँ एक हजूम लग जाता है, ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे कोई रास्ता नहीं है लेफ़्ट राइट जाने का, तो वहाँ पे देखने वाले खड़े हो जाते हैं। तो एक तो ये बता दें कि ये करना क्या चाहिए। फिर उस टाइम पे लोग कहते हैं कि हमने मार्क्स रजिस्टर्ड कराने हैं, इसकी गलती थी, इसकी गलती थी, तो वो गाड़ी वहाँ से नहीं हटाते। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई शख्स जो है वो एक्सीडेंट उनका हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस क्या है एज़ पर लॉ? सर, एक्सप्रेसवे का जिक्र आया तो मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली तो बात है कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने जैसे वादा किया था, मैक्सिमम एजुकेशन और एनफोर्समेंट की है फ्रॉम 1 जनवरी लेन अडेरेंस के ऊपर, और उसका बड़ा इम्पैक्ट आया। जी जी जी, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। लोगों को पहले ये रिकग्निशन ही नहीं थी कि लेन वायलेशन कोई वायलेशन भी है या नहीं। हाँ। हमने बड़ी एफर्ट की है सर, हमने कैमरास के थ्रू तो की है, लेकिन जो फिजिकल एफर्ट की है वो की है। बाइकर्स को अपनी लेन पे गए हैं, IJP रोड में जो हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स है कोशिश की है उनको अपनी लेन पे लाने की और गाड़ियों को अपनी 3 लेन्स पे लाने की। उसकी वजह से एक्सीडेंट इंडेक्स में बहुत कमी आई है।
सही। मैंने अपनी एक वीडियो में कोट किया था, मेरे पास अभी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं लिखे होंगे, लेकिन व्हाट आई रिकॉल के आई थिंक मोर देन 67 to 70% एक्सीडेंट इंडेक्स रेशो में दिसंबर और जनवरी में फ़र्क आ गया। किस वजह से आया? सिर्फ अपनी लेन में रहने से, क्योंकि जैसे ही आप अपनी लेन को वायलेट करेंगे आप एक्सीडेंट करेंगे सर। तो अगेन लॉज का शहरियों को पता नहीं था, अब पता चलना शुरू हो गया और उसका इम्पैक्ट भी हम साथ ही देते हैं। इम्पैक्ट एक नो एक्सीडेंट रेशो होती है, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में भी हम 7वें रोज़े में हैं, कोई फेटल एक्सीडेंट नहीं हुआ और इंशाल्लाह हम ऐसे ही लेके जाएंगे, यही हम शहरियों को कहते हैं। तो एक्सीडेंट्स के लिए हमने अपनी रिस्पांस टीम्स बनाई हैं। हम सबसे पहले ज़ाहिरी बात है, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन कैपेसिटी कि जब भी कोई चीज़ हुई है तो लोग उसको देखने के लिए रुक जाते हैं, रिस्पांस प्रॉपर नहीं करते। तो हमारे पास इवन अब अपनी रिस्पांस टीम्स के ऊपर हमने कोशिश किया है कि जो नर्सिंग स्पेशलिस्ट्स हैं वो रिस्पांस यूनिट्स में अवेलेबल करें, जो कि प्राइमरी किस्म की जो मेडिकल एड होती है, रिससिनेशन चाहिए होती है, उनको क्राउड को पीछे करना होता है, वो हमारे जो रिस्पॉन्डर्स हैं जो कि हमारी हेल्प यूनिट्स ऑन द रोड हैं वो प्रोवाइड करें लोगों को 1122 के आने तक। और मैं आपको यहाँ कोट करना चाहूँगा कि लिटरली रेस्क्यू 1122 से ऊपर के फिगर्स है ITP के, जो हमने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने मौके से लोगों को अस्पताल लेके गए और उनकी ज़िंदगियों को बचाया। वो आपके पास फिगर्स लिखे भी हैं। लास्ट ईयर के 65 इवैक्यूएशंस थी, इस साल भी हम फिगर्स देख रहे हैं। तो हम बिल्कुल रिस्पॉन्ड करते हैं, लोगों को स्कैटर करते हैं। और अगेन मैं कहूँगा कि एक्सीडेंट्स के रिस्पॉन्ड में यही है कि उस टाइम पे जितना उस जगह को क्लियर ऑफ द रोड रखें, क्लियर ऑफ द ट्रैफिक रखें, उतना बेहतर है। और यही एजुकेशन शहरियों को दी भी जाती है और दी भी जाएगी सर। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में अभी तक उसको एड्रेस होने की ज़रूरत है, वो है जो कि लोग पैदल सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे सुबह स्कूल के टाइम पे बच्चे जो है सर, पेरेंट्स साथ होते हैं, पेरेंट्स बच्चों को बिल्कुल साथ ही पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ब्रिज होता है जी जी, और यहाँ से पैदल लेके जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, और वो ट्रैफिक में बाकायदा एक हैसल क्रिएट कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई कानून है कि उनके ऊपर या चालान दे दें या कोई उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाए? पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन है सर, अच्छा, जो कि ये हमें एम्पावर करता है, एंड इट्स अ नॉन बेलेबल सेक्शन, जो ये कहता है, मैं ये बिल्कुल बताता चलूँ, मैं इस वक्त आपको सेक्शन भी कोट कर देता, मेरे जहन से निकल गया, लेकिन देयर इज अ सेक्शन जो कि कहता है कि गार्डियन को ये पेनल्टी है कि उसने अपने बच्चे को डेंजर से एक्सपोज किया। तो अगेन ये ऑपरेशंस का काम है, लेकिन इसमें भी ITP आ जाएगी बिल्कुल। ये करने लगा हूँ मैं। उस दिन आपने देखा भी था IGP पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मैंने कहा था मैं अपनी आंखों से देखता हूँ तो मैं ये लोगों को बताता हूँ। सुबह के टाइम पे जब ट्रक्स फुल स्पीड में चल रहे होते हैं, बसेस फुल स्पीड में आ रही होती हैं, और 5 फरवरी मैंने कोट किया, 5 फरवरी एक 13 साल की बच्ची थी, यही रोड क्रॉस करते हुए स्कूल की बच्ची थी, उसकी डेथ हुई है सर, हाईएस्ट के नीचे आई है। क्या हुआ मतलब? और उसके पेरेंट्स और गार्डियंस साथ थे। उस वक्त जी हमने रोड ब्लॉक करनी है, उस वक्त जी हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो ये कोई आपकी मतलब कि जहाँ 8 पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ब्रिजेस IGP रोड के ऊपर अवेलेबल हैं, अभी भी अगर आप रोड से क्रॉसिंग कर रहे हैं तो दिस इज़ बेसिकली जो हमारी एक सोशल सेंस है या रोड सेंस है, उस पर सवालिया निशान है। तो हमें इसको बेहतर करना पड़ेगा, हमें एक एजुकेटेड सोसाइटी की तरह इसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। और अगेन छोटे छोटे बच्चों की कीमती जानें अगर रोड पे जाती हैं तो ITP ना चाहते हुए भी अपने आप को जिम्मेदार ठहराती है कि हमने क्यों टाइमली एजुकेट नहीं किया। तो ठीक है, बर्दाश्त एक लेवल तक होती है, हम बिल्कुल मॉनिटर करते हैं, बेहतरी आई है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ब्रिजेस का इस्तेमाल शुरू हुआ है, लेकिन और होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और कोई भी जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको रोड्स जो कि नॉन क्रॉसेबल रोड पॉइंट्स हैं जहाँ से हैवी ट्रैफिक आती है, वहाँ से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर होगा तो गार्डियंस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एज पर पीनल कोड एक्शन होना चाहिए सर। अच्छा सिक्योरिटी साहब, एक और बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है। जब से आप आए हैं हम आपको देख रहे हैं कि ऑब्वियसली थ्रू सोशल मीडिया कि आप रोड पे मौजूद होते हैं, ऐसा लगता है कि 24 घंटे आप ड्यूटी पे हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जो नाके हैं और ITP की टीम है वो बड़ी मुतहरक होती है। बावजूद इसके पिछले कुछ महीनों से इस्लामाबाद की ट्रैफिक जो है वो अनकंट्रोल्ड है। क्या वजह है? हम खुद महसूस कर रहे होते हैं कि ITP भी काम कर रही है और ट्रैफिक भी जैम हो रही है। कहीं फैसले गलत हो रहे हैं या रूट्स गलत हो गए हैं, क्या हुआ है हमें समझ नहीं आ रही। वजह मैं ही हूँ। ठीक है ना, लोग यही कहते हैं। कहते हैं जब से तू आया ना ट्रैफिक की तबाही मच गई है। मैं अगले दिन बैठा अपनी फैमिली के साथ भी सोच रहा था, मैंने कहा यार मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार, ठीक है, यहाँ से डाइवर्जन लगा रहे हैं, एक्सपेंशंस करवा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं जाके एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स की CDA में, डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, ट्रैफिक के लिए डबल रूट डाइवर्जन्स लगा रहे हैं।
मैंने कहा यार मैं कोई इतना बड़ा चैंपियन हूँ कि एक बंदे ने आके सारी ट्रैफिक की चौक, जस्ट ऑन अ लाइटर साइड कह रहा हूँ, लेट मी गिव यू एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। देखिए इस टाइम पे ट्रबल स्पॉट सिर्फ एक ही है, उस पे शहरी भी मुझे सेकंड करेंगे, एक्सप्रेस वे पे आना और जाना, और जो डेली का उधर का ट्रेस पासर है, बीइंग द सेम पर्सन यार, मैं इधर से आता जाता था, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फील। सुबह जब आप आते हो, आते साथ ही पहला ब्लॉक खन्ना पे लगता है, और खन्ना से फिर आप ऐसे आहिस्ता 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 होते हुए जब फैजाबाद क्रॉस करते हो तो आपकी ट्रैफिक खुलती है। हमने सर एक्सप्रेस वे के लिए, पहली तो बात है इट इज़ अ वेरी अनकॉमन सिचुएशन, लेट मी लिंक इट अप फॉर यू। कचहरी चौक इस वक्त रीमॉडलिंग पे है, पिंडी का एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, लेकिन जो लोग विद इन पिंडी यानी कि कोराल से कचहरी चौक जाया करते थे वो अब इस एक्सप्रेस वे पे आ रहे हैं, इस रोड को एज अ डाइवर्जन यूज कर रहे हैं। जो पहले कोराल से टुवर्ड्स आईजेपी रोड जाया करते थे, मरी के अंदर से रावल रोड के थ्रू, अमार चौक के थ्रू, सदर के थ्रू, वो अब इस रोड को यूज कर रहे हैं। 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एक्सप्रेस वे पे बढ़ गया इस कचहरी चौक की वजह से। सोने पे सुहागा, साथ ही पार्क रोड की कंस्ट्रक्शन आ गई। पार्क रोड की कंस्ट्रक्शन की वजह से जो तकरीबन 5 से 6 लाख गाड़ी डेली पार्क रोड, बनी गाला, बाराकू, चक शहजाद उस तरफ से जो आती थी, वो भी अब खन्ना लेतराड़ रोड इस्तेमाल करके जो एक्सप्रेस वे है उसका यूज़ कर रही है। तो एक्सप्रेस वे पे इस वक्त जो ट्रबल स्पॉट है, बिल्कुल मेजर ट्रबल स्पॉट है, कंजेशन स्पॉट है। जो जितना रोड स्ट्रक्चर है, रोड स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम्स हैं। कहीं एक्सप्रेस वे 4 लेन होता है, कहीं 7 लेन हो जाता है, कहीं फिर 5 लेन हो जाता है। और साथ ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हाईलाइट कर दिया गया है और जिस पे काम शुरू है कि हमारी सर्विस रोड्स अवेलेबल नहीं है। अगर कहीं साइड पे जो दोनों सर्विस रोड्स हैं वो अगर आपकी अच्छी कंडीशन में हो तो हमारे पास तो एक बनी बनाई डाइवर्जन है सर रोड्स के ऊपर। तो हम बहुत सी चीज़ें करते हैं। सुबह के टाइम हमारा एक प्रॉपर रश आवर मैनेजमेंट प्लान होता है जिसमें हम जो आईजेपी और मरी रोड से आने वाली रोड को एक्सप्रेस वे पे मर्ज नहीं होने देते, उनको हम सीधा भेजते हैं, सीधा ये क्लब रोड पे आके यहाँ से यू टर्न करके वापस जाती है। इस रोड से डाइवर्ट करते हैं जो कि ये हमारी आईटीपी ऑफिस वाली क्लब रोड है। इसी तरह शाम के टाइम पे हम 0 पॉइंट से एक्सप्रेस वे पे आने वाली ट्रैफिक को बंद करते हैं। हम ओजेडी लूप का इस्तेमाल करते हैं, इस रोड का यूज़ करते हैं, जितना मैक्सिमम ट्रैफिक को डाइवर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट रोड्स पे कर सकते हैं हम कर रहे हैं इस एक्सप्रेस वे पे ईज लाने के लिए। लेकिन यकीन करें जितना क्वांटम ऑफ ट्रैफिक एक्सप्रेस वे पे आ रहा है, दिस इज़ अ वेरी अनकॉमन सिचुएशन। तो उसका ना ही जो रीज़न है वो मैं हूँ, ना ही कुछ है। रीज़न 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि साइमल्टेनियसली खुले हुए हैं और उन प्रोजेक्ट्स का जो जितना आउटबर्स्ट है वो एक्सप्रेस वे पे आ रहा है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही मेजर कंजेशन और हॉटस्पॉट बना हुआ है रश का। वैसे ये हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ये कचहरी वाला प्रोजेक्ट कोई एस्टिमेट है? सर कचहरी वाला प्रोजेक्ट तो जहाँ तक मुझे पता है कि इट इज़ बाउंड टू बी कंप्लीटेड बाय अप्रैल एंड तक इंशाल्लाह हो जाएगा। और उस वक्त तक ये इंशाल्लाह पार्क रोड का प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। तो वो वही बात है कि इतने रश के बाद तो जब आपको नॉर्मल रश भी मिलेगा तो आप कहेंगे यार सुकून हो गया, और उस वक्त तक शायद कोई नया सीटीओ भी आ जाए तो आप कहेंगे कि ये आया है तो अब सुकून हो गया। अच्छा, नया सीटीओ तो आवाम नहीं चाहती, ये मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ और आप भी रिकॉर्ड पे ही कह रहे हैं। मैं भी रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो चलान से मुतल्लिक है जी। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा चलान हुए इस्लामाबाद में, आईसीटी ने रिकॉर्ड कायम किए। तो ये रिकॉर्ड के पीछे एक चीज़ ये वजाहत चाहिए कि ये कोई आपने टारगेट दिया हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, मेरे ऑफिस में एक बड़ा फ़नी सा सीन हुआ। मेरा एक साथ बच्चा हमारे पास स्टाफ में काम करता है, तो उसने आते हुए मुझे कहा कि सर आज मेरा ना चलान हो गया। अब मैं नहीं जानता कि वो सच बता रहा है या नहीं, लेकिन उसने हकीकतन ये बताया। उसने कहा, मैंने कहा वजह क्या? तो उसने कहा था मेरी बाइक गंदी है। मेरी बाइक गंदी है? गंदी है। अच्छा, ये अब रीज़न है जिस पे चलान हो गया। तो मुझे लगा कि यार ऐसा कोई सेक्शन होता तो नहीं है, लेकिन उसके पास चलान मौजूद था। तो ऐसा क्या है कि कोई टारगेट थे या कोई ऐसी चीज़ के चलान इतने ज़्यादा हुए हैं कि उसने कोटा किसने पूरा करना है? सर लोगों ने ये बड़ी कंप्लेन की है। नहीं सर, यू वेरी राइट। हमने इन्फोर्समेंट तुन के किया है सर, मैं ये मानता हूँ। मेरे टेन्योर में इन्फोर्समेंट मंड के किया सर, बिल्कुल किया। लेकिन उसके पीछे कोई रेवेन्यू और एक्सचेकर नहीं था। पहली बात है, ये रेवेन्यू आईटीपी के पास नहीं आता, ये सीधा जाता है। लेकिन परसेप्शन यही है। परसेप्शन है तो वो क्लियर कर रहा हूँ ना सर। हमें इसमें से टका भी नहीं आता सर। नंबर 1, ठीक है। बात सिर्फ ये है कि हम देखते हैं रिजल्ट एंड इम्पैक्ट ऑन द रोड देखते हैं। शुरू में जो हमने सख्ती की लाइसेंसेस पे की थी, आपको याद होगा जब कहा था पर्चे भी करेंगे, ये भी करेंगे। पर्चे तो खैर हमने बिल्कुल भी नहीं किए, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उस पर नोटिस लिया कि बहुत सख्ती कर दिया आपने। यार अल्टीमेट एम क्या हुआ आपके सामने?
लाइसेंसिंग इस वक्त जो इस्लामाबाद की लाइसेंसिंग इंडेक्स है वो 85 to 86% पे है। 55% से स्टार्ट होकर 86% पे आप हैं। मुंबई और ये जो न्यू दिल्ली है इनके 55-60 पे फिर रहे हैं। कनाडा, न्यूयॉर्क जो है ये 90% इंडेक्स पे फिर रहे हैं। लाइसेंसेस को इज्जत दी लोगों ने, लाइसेंस को एक प्रोबेबल अच्छा डॉक्यूमेंट कबूल किया। अब शहरी रोड पे आते हैं तो अपना लाइसेंस लेके आते हैं। ये बेसिक रियलाइजेशन है जो हम शहरियों में डालना चाहते थे। अगेन, अगर ये नॉर्म था कि लोग लाइसेंस के बगैर ट्रैवल करते हैं तो हाँ, सख्ती करके लोगों को ये सेंस दिलाई। अगर ये नॉर्म है कि एक बाइकर विदाउट हेलमेट रोड पे आते हैं और समझता है कि यार मुझे चेक ही नहीं होना तो मैं करूंगा चेक सर, ये उसकी जिंदगी बचाएगा। आज 96% इंडेक्स बाइक वेयरिंग हेलमेट्स का आपके सामने, निकले रोड पे देखें सर। तीसरी बात कि अगर रिगार्डिंग दिस थिंग के जो निकलते थे बाइकर्स वगैरह ऑन द रोड निकलते थे, उन्होंने वन व्हीलिंग करनी है और उनको किसी ने चेक नहीं करना, तो अगेन यही बात है, ये हमारे लेवल पे ओनरशिप है जो हमने उनको देनी है, या अपने लेवल पे सख्ती तो बिल्कुल सर सख्ती की है, लेकिन सख्ती के पीछे एम ये था कि शहरी बेहतर हो जाए, एक बेहतर मैनेजमेंट करे अपनी, और अल्टीमेट यही एम था। इसीलिए इम्पैक्ट बेस्ड उनको बताया भी गया साथ कि इतने एक्सीडेंट्स हुए जी आपके इस केयर, इस एफर्ट के बाद देखें जी इतने एक्सीडेंट हुए इस महीने में, वो हम बताते रहे साथ। मेन एम ये है कि शहरियों की ज़िंदगियां बचें, वो सेफली ऑन द रोड्स और एक अच्छी सिविक सोसाइटी की तरह रोड्स पे बिहेव करें, और कोई ना एक्सचेकर एम है ना कुछ है, और उसका एक पैसा भी हमारे पास नहीं आता। बाकी बहुत से लोगों ने ये भी बोला, मैं हलफ पे बात कह रहा हूँ, मैं तो अपनी खुद बुराइयां कर रहा होता हूँ आपके सामने ही, आपने देखा है कोट द फैक्ट्स, लोगों ने तारीफ भी बहुत की, क्योंकि हाँ, लोगों ने ये कहा कि भाई वाकई एक रियलाइजेशन आई है, अवाम में ट्रैफिक को लेके रियलाइजेशन आई है, हेलमेट आया है, लेन अडेयरेंस आई है, वेयरिंग इंडेक्स आया है, लाइसेंसेस आए हैं, लाइसेंसेस की मद में अगेन फिर टेंटेड पेपर्स पे हमने थोड़ा सा लो किया क्योंकि सिक्योरिटी खदशात थे। अगेन टेंटेड पेपर्स रिमूव करने में ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी सिचुएशन डिमांड्स की गाड़ियों पे टेंटेड पेपर ना हो तो। अच्छा सर, हेलमेट के ऊपर जो है एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो हेलमेट का मयार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो मुझे लगता है कि खुदा न खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट हो तो वो हेलमेट ही नुकसान। ये आपकी बिल्कुल सही बात है। हेलमेट्स तो मैंने जो उस दिन कैंपेन की शहरियों के सामने तोड़ के दिखाया उनको रोड के ऊपर हेलमेट, कि ये जब आपका ट्रॉमा हिट होगा रोड के ऊपर तो आपके सर का क्या हाल होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ सर कि हेलमेट जो अच्छे हेलमेट्स हैं जाते हैं ये 2-2.5 हज़ार तक जाते हैं सर, जो कि प्रॉपर अंदर कैवियर लाइनिंग के साथ उनकी लाइनिंग होती है अंदर, और ऊपर भी जो उनका मटेरियल होता है वो अच्छा रिकोशेड मटेरियल होता है। तो ज़रूर ख़रीदें सर, क्योंकि दूसरी तरफ आपकी जान है। और फिर उस हेलमेट को ख्याल से रखें भी, मांग तांग वाला हेलमेट ना रखें। फ़िलहाल हमने ये देखा है कि इवन कि अगर आप इवन सस्ते से भी सस्ता हेलमेट जो 1200-1500 का आता है वो आप अगर पहन लेते हैं तो स्टिल इधर एक एक्सीडेंट हुआ था रावल चौक के ऊपर, स्ट्रेट अवे उसका सर हिट हुआ था, बिल्कुल उसको टांके लगे थे लेकिन उसकी जान बच गई थी। तो दिस हैपन्स। हेलमेट ज़ाहिर बात है किसी भी तरह से कोहेसिव नेचर और वो प्रोटेक्शन तो देगा, लेकिन अच्छी चीज़ पहने, अच्छी चीज़ों का यूज़ करें। इस पर हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, हमने होंडा के साथ एक अभी कैंपेन की है, दे अप्रोच्ड अस बेसिकली, पीछे एक फूड पांडास के साथ भी की थी, उन्होंने भी अपने हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे राइडर्स को, होंडा के साथ भी करेंगे। उस दिन सब लेने पहुँच जाते हैं, मैं अगेन कहूँगा, लेकिन फिर रोड के ऊपर प्रैक्टिकली कोई भी पहनता नहीं था। तो मैं अभी तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी हम शहरियों को सिर्फ इतनी रियलाइजेशन दे दें कि वो हेलमेट्स पहन लें, और अल्हम्दुलिल्लाह 96% लोग पहन रहे हैं। बस अपनी सेफ्टी के लिए पहने, अच्छी क्वालिटी का पहने, और हम इंशाल्लाह सब्सिडाइज्ड रेट्स के लिए बात करेंगे। बट अगेन यही है कि हर जगह से बात नहीं की जा सकती, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रेट को कोई लिमिट करके स्टैंडर्डाइज्ड रेट एक अच्छे हेलमेट के दे दें, और इसको इंशाल्लाह को 1500 से 2000 तक लेके आएँ, क्योंकि अब ये एक बेयर मिनिमम रेट है। 200-300 वाली कार्रवाई ख़त्म हो गई है अब। अच्छा, काले शीशों पे आ जाते हैं सर। एक तो गाड़ी आती है जो कि इंपोर्ट होती है, उसके ऊपर लोगों का ये कंसर्न होता है कि हमारी गाड़ी जो है चालान कर दिया गया है, जबकि ये कंपनी ने जो है वो मैन्युफैक्चर की है टिंटेड ग्लास के साथ, तो हमारे पास कोई हल नहीं है। एक उसका हल चाहिए। दूसरा ये है कि जो लोग जो है वो पेपर तो उन्होंने उतार दिया, लेकिन अमूमन आपने देखा है लोग अब गर्मी आ रही है तो शेड यूज़ कर लेते हैं।
तो वो इक्वली उसका पर्पस तो वही होता है, वो जो कि सिक्योरिटी तो ब्रीच हो गई ना, मतलब उसने पेपर लगा दिया या शेड लगा दिया, तो शेड अलाउड है आईटीवी उसके ऊपर? सर शेड्स बिल्कुल, देखें बात सुने, इवन टेंट भी अलाउड है, टेंट भी अलाउड है, ये लीगली कहते हैं। बैक साइड पे जो है, बैक साइड पे 50% टेंट अलाउड होता है। फ्रंट साइड पे क्योंकि ड्राइवर की रिकग्निशन इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके लिए फ्रंट साइड पे वो भी हमारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वेरी करती हैं, तो वो टेंट अलाउड है बैक साइड पे। फ्रंट साइड पे उस पे इशू है। और जहाँ तक देखा जाए, फैक्ट्री मेड जो टेंट्स होते हैं वो भी बैक साइड पे ही होते हैं। कोई फैक्ट्री मेड गाड़ी जो कंप्लीट टेंट करती है वो 100% टेंट कहीं भी नहीं करती, 50% टेंट पे रह रहे होते हैं। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से प्रॉपर एक इंपोर्ट डॉक्यूमेंट लिया जाता है और उस इंपोर्ट डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा भी जो गाड़ियां फैक्ट्री फिटेड टेंट्स के साथ आ रही हैं उनको हम नहीं चेक कर रहे सर। सारी बातें, किसी का शीशा तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन जो टेंटेड पेपर्स के पीछे पॉलिसी है, हम तो उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए जी, हम एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस वक्त टेंटेड पेपर्स ऑन द फ्रंट साइड अलाउड नहीं है, क्योंकि कैमराज ने उनके फेस को बैक डोर पे अलाउड है। बैक डोर पे 50% देखें, अगेन मैं कहूंगा एज पर पॉलिसी तो अलाउड नहीं है, लेकिन मैं ये आपको लॉ कोट कर रहा हूं कि एक्साइज के लॉ के मुताबिक बैक साइड पे 50 to 40% टेंट अलाउड है। हम उस पर भी छूट देते हैं। हम, अगर आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का थ्रेट असेसमेंट कमेटी का डॉक्यूमेंट है फॉर द टेंटेड पेपर्स, हम उस पर भी छूट देते हैं। लेकिन इशू ये है कि शेड्स, कुछ लोगों को मेडिकल रीजंस होते हैं, कुछ लोगों को कोई और प्रॉब्लम होता है, तो वो अगर मेडिकल रीज़न ले आते हैं और प्रॉपर अथॉरिटीज से जो है जो उसका परमिट लेके आते हैं, और ऑन द ग्राउंड भी अगर हमें पता चले उनके मेडिकल रीजंस देख के कोई स्किन डिजीज़ है जिसकी वजह से कोई सनलाइट से बच रहे हैं, तो हम उनको बिल्कुल रिबेट देते हैं। आपके सामने सर सिक्योरिटी सिचुएशन है, आपके सामने कैमरास की रीडिंग है, आपके सामने उनकी फेशियल रिकग्निशन है, ये सब चीज़ें हैं। इसकी आड़ में क्योंकि हर जो क्राइम में लगी हुई गाड़ी होती है उसके ऊपर पेपर्स टेंटेड यूज़ होते हैं, उसकी वजह से ये एक इम्प्लीमेंटेशन लाई गई है और इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और है, वो ये है कि हमने देखा है कि HID लाइट्स का इस्तेमाल इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है। नौजवान बच्चे जो हैं वो जितना वन व्हीलिंग वो तो आपने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, अप्रिशिएटेड। नहीं सर, अभी बहुत रहती है, तो लेकिन नहीं, जो हम पहले देखते थे उससे बहुत हद तक कंट्रोल नहीं, बट अ लॉन्ग वे टू गो। हाँ जी, अच्छा, HID के ऊपर ऐसी कोई हेल्पलाइन है? मतलब हमारे इल्म में नहीं है कि हमें आता है रास्ते में एक बंदा तंग करता है, जैसे नाका आता है वो उसने लाइट बंद कर दी, अब वहाँ पे खड़ा तो वो जवान तो नहीं देख सकता कि यार ये पीछे क्या हरकत करके आया है, तो हमें वो पूरी ट्रैफिक को डिस्टर्ब करके वो बंदा वहाँ नाके तक आया होता है या वहाँ से क्रॉस कर जाता है। तो अगर ऐसी, या फिर इसके साथ मर्ज कर लें हैवी ट्रैफिक को भी, डंपर चलता है, जो ट्रालास चलते हैं, ख़ास तौर पे सरिया वाली ये जो लोडर रिक्शे हैं, तो कोई किसी को हम इन्फॉर्म कर दें कि ये गाड़ी या ये वाला बंदा जो है वो पूरी ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहा है और फिर उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाए, या फिर उसने बस अगर ITP की आंख ने देख लिया तो ठीक है, अदरवाइज वो आज़ाद है? सर पहली तो बात है, ये हाई इंटेंसिटी जो LEDs की बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा ही ऑनगोइंग फ़ीचर है, और ख़ास तौर पे जो धुंध वगैरह है उनसे बचने के लिए पीछे इसका यूजेज ज़्यादा हुआ था। उस वक्त हमने फिर इस पर, क्योंकि धुंध के लिए हाई इंटेंसिटी ये यूज़ करते हैं, धुंध के अक्रॉस वो हिट करती है, इनको विजिबिलिटी में फ़र्क आता है, तो उस पर हमने थोड़ी सी बिल्कुल अपनी आंखें बंद रखी। लेकिन अभी जो है इट इज़ इनटॉलरेबल, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। अगेन इस्लामाबाद के अंदर उसकी वजह से एक्सीडेंट रेशो अभी कम है, लेकिन ये बढ़ने का खदशा है, बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि इस्लामाबाद में कोई भी ऐसी रोड एज सच हाई स्पीड नहीं है जिसमें आपको फ्रंट से गाड़ी आ रही है, ठीक है, यानी कि डबल वे नहीं है। GT रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है जहाँ कोई पार्टीशनिंग नहीं है आगे आने वाली गाड़ी की। तो एक्सीडेंट रेशो इस्लामाबाद में फ़िलहाल इन हैवी LEDs की वजह से या हाई इंटेंसिटी LEDs की वजह से कम है। हम लेकिन इसके ऊपर आएंगे, और इसके ऊपर इस तरह नहीं आएंगे, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आएंगे, यानी कि जो पीछे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है उनको पहले हम वार्निंग देंगे कि ना करें, और फिर बाद में उनको पेनलाइज करेंगे। तो ये हमारी प्रायोरिटी में है, फ़िलहाल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर होगी सर। दूसरी बात है रिगार्डिंग डंपर्स एंड हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स। यहाँ भी मैं आपको अपना एक प्रॉब्लम बताना चाहूँगा सर, कि देखें रश आवर्स के अंदर हम हैवी ट्रैफिक को 3 से 4 घंटे तक रोकते हैं। सही, सारे मेन एक्सेसेस पे रोकते हैं, रवात पे रोकते हैं, IGP पे रोकते हैं, मोटरवे से रिक्वेस्ट करते हैं तरनौल और टेक्सला वाले एक्सेस पे रोकने की। इसी तरह ये जो मरी रोड से आने वाली हैवी ट्रैफिक है इसको रोकते हैं। अब डबल रोड के ऊपर आप 3 से 4 घंटे जब हैवी ट्रैफिक को रोकते हो ना, तो आप खुद हालत या कंडीशन देख सकते हैं उस रोड की। 2 से 3 लेन्स पे ऐसे 2000 गाड़ियां लाइन अप हो जाती हैं। जो हैवी ट्रैफिक है ना उसका बहुत ज़्यादा क्वांटम है। तो हमारे पास अगेन कोई ऐसा ग्राउंड या कोई ऐसा बड़ा प्लॉट नहीं है जहां इस हैवी ट्रैफिक को परमानेंटली 3 से 4 घंटे तक हम रख लें और
रोड की ट्रैफिक चलती रहे। अल्टीमेटली जो रोकी हुई हैवी ट्रैफिक होती है वही उस रोड की, जैसे आईजेपी की रोड के लिए एक वबाल जान बन जाती है और हमें छोड़नी पड़ती है, और फिर जब वो निकलती है तो वो डबल क्या ट्रिपल लेन में भी निकलती है। तो ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। अगेन मैं कहूँगा इसके दो हल हैं। एक तो हल जो अभी हम कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन में हैवी ट्रैफिक को रोकते हैं। हम हैवी ट्रैफिक को रोक के जब ट्रैफिक जैम्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम हैवी ट्रैफिक को चलाते हैं और इन अ कॉन्वॉय चलाते हैं एक लेन के अंदर टिल रवात। जो इसका बड़ा हल है वो ये है कि इंशाल्लाह डाउन द लाइन जब रिंग रोड बनेगी तो हैवी ट्रैफिक जो है वो उस रिंग रोड का इस्तेमाल करेगी, उसकी डेडिकेटेड लेन्स होंगी और शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक का ज़ीरो इनग्रेस इंशाल्लाह, सिवाय जो कंस्ट्रक्शन के लिए परमिट्स लेंगे तो हो जाएगी। तो मैं ये वैसे कहना चाहूँगा कि आज से 2 से 2.5 साल बाद जो इस्लामाबाद की आप सिचुएशन देखेंगे दैट वुड बी वेरी डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू टुडे, क्योंकि इन द लॉन्गर रन ये एक मास्टर प्लान है जिसकी तर्ज में एम टैग्स भी हैं, जिसकी तर्ज में ये फ्लाईओवर्स भी हैं, जिसकी तर्ज में ये रिंग रोड भी है, कचहरी चौक भी है, और ओवरऑल एक बड़ी ब्यूटिफिकेशन और विद सिक्योरिटी आएगी इंशाल्लाह पूरे शहर को, और हैवी ट्रैफिक बेहतर मैनेज्ड होगी। ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स तो आपने बता दिए हैं और शहर की आबादी भी बढ़ रही है, गाड़ियाँ भी बढ़ रही है, नफरी भी फिर आपके साथ बढ़ रही है आगे? नफरी इंशाल्लाह हम फाइट कर रहे हैं। पहली तो बात है 2 मेजर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के, आपको बताता भी चलूँ। एक तो डिजिटल सर्वेलेंस का आ रहा है, यानी कि प्रॉपर लेन डिसिप्लिन। मज़ा तो उस वक्त आएगा फिर कि यानी जब कैमरास देख रहे होंगे और हर थोड़ी देर बाद कैमरा होगा, जैसी लेन वॉयलेट होगी तो ठक करके चलान उसको लगेंगे। आप समझ रहे हैं, मुझे मज़ा आता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब चलान होता है, लेकिन जब लोग इंप्रूव होते हैं तो फिर मज़ा आता है। तो उसमें यह है कि चलान्स रिमोटली इनको मिलेंगे, ठीक है, और अगेन हेलमेट की रिकग्निशन होगी और सीट बेल्ट की रिकग्निशन जैसे आपने देखा है। तो उसमें टिंकरिंग वगैरह की जा रही है और उसको एक बेहतर वर्जन जो कि कराची और लाहौर में उससे एक बेहतर वर्जन कैपिटल में लेके आया जा रहा है, जो कि जून तक इंस्टॉल्ड होगा। सारे मेजर हाईवेज़ के ऊपर हमारे ANPR कैमरास होंगे, स्पीड लिमिट कैमरास होंगे, जो कि रिमोटली देखेंगे। वो नहीं देखेंगे कि कौन MNA है, कौन ये है, कौन कोई बहुत बड़ा आदमी है, कौन बहुत छोटा आदमी है, बिला तफरक सबको चलान जाएंगे इंशाल्लाह। अक्रॉस द बोर्ड अच्छी कार्रवाई होगी। नंबर 1 तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होने वाली है। दूसरी चीज़ जो इस्लामाबाद के लिहाज से है वो ये रिगार्डिंग यही जो नफरी सॉरी आपने बात की थी, मैं लेफ्ट यू 2610 लोगों का। पहली तो बात है इस्लामाबाद पुलिस में 7600 बंदों का एक तो अप्रूवल आ गया है नई नफरी का। वो तो स्टैंडर्ड जो इस्लामाबाद पुलिस है उसका जो हमारा केस है वो 2610 बंदे हैं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के। इंशाल्लाह उनका भी अप्रूवल इन द पाइपलाइन है, ऑस्टेरिटी कमेटी में पड़ा हुआ है, वी फाइटिंग आवर केस, और इंशाल्लाह जब वो नफरी मच नीडेड है कि आपके पास लोग ज़्यादा हों, अच्छी लॉजिस्टिक्स हो सर आप। और इसमें मैं सर ओनरशिप ज़रूर कोट करना चाहूँगा मिनिस्टर इंटीरियर की, IG इस्लामाबाद की, तो हमारा केस फाइट करते हैं सर तमाम मिनिस्ट्रीज़ में। अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे विद इन द नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ एक बड़ी अच्छी फ्लीट मिलने वाली है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को, इकोनॉमिक, ये इको फ्रेंडली, और ये क्या नाम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं BYD, बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट। हम उसका यूनिफॉर्म भी चेंज करने वाले हैं, आपको फ्लीट दिखाएंगे इंशाल्लाह। 15 से 20 गाड़ियाँ आपको रोड्स के ऊपर नज़र आएंगी और वो इन्फोर्समेंट करेंगे और आपको बिल्कुल एक का लंदन मेट्रोपॉलिटन ट्रैफिक पुलिस का लुक आएगा सर। तो वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट 15 to 20 डेज इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, अब एक सजेशन का एक सेगमेंट ले लेते हैं हम। बिल्कुल ठीक। और वो सेगमेंट ये है कि सर जब चलान होता है किसी गाड़ी का तो इर्रिस्पेक्टिव के उस गाड़ी का जो है वो क्या कैपेसिटी है इंजन की, वो उसको कौन चला रहा है। मिसाल लें कि एक 600 cc गाड़ी है और एक जो है वो V8 है किसी के पास, तो दोनों को एक जितना चलान हो जाता है। लोगों का कंसर्न ये है कि यार हम जब टैक्स पे करते हैं, इसका टोकन टैक्स पे करते हैं, तो हमारा ख्याल रखा जाता है कि इस बंदे की कैपेसिटी कम है। एक बंदे की 2000 रुपये दिहाड़ी है और शाम को उसका 2000 का चलान हो गया। एक बंदे की 2 लाख रुपया पर डे इनकम है, उसका भी 2000 रुपये का चलान हो गया। तो इसके ऊपर कोई गौर फिक्र हो रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस आ जाएं? सर देखें, जो चलान का गज़ेट है ना इस वक्त इस्लामाबाद का, वो एज़ कम्पेयर टू बाकी सूबे बहुत बेहतर है। आपको अगर मैं दिखाऊं, और पहली बात है ये बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये एक प्रपोज़ल जाता है जिसमें ये कहा जाता है हुकूमत को कि हमारे चलानों की ये कॉस्ट बढ़ाएं। कम तो करने का कहा ही नहीं जाता, बढ़ाने का कहा जाता है ताकि शहरी पेनलाइज हो। मैंने इस साल नहीं भेजी, ठीक है, वरना प्रपोज़ल भेजे जा सकते हैं, प्रपोज़ल अप्रूव भी होते हैं। जहाँ तक आपकी बात यह है कि अगर टोकन टैक्स गाड़ी के CCs के हिसाब से दिया जाता है तो चलान भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो हम बिल्कुल उसको अग्री करते हैं, एंडोर्स करते हैं और उसको हम सपोर्ट भी करते हैं कि ठीक है, छोटी गाड़ी का छोटा चलान, बड़ी गाड़ी का बड़ा चलान। लेकिन इस टाइम पे अगर मेरा मैक्सिमम चलान 5000 है, 5000 मेरा मैक्सिमम चलान है सर, जो कि वायलेशन ऑफ रूट परमिट है, वो भी बड़ी गाड़ी को।
2000 मेरा मैक्सिमम चलान है छोटी गाड़ी को। 2000 तो सर ठीक है, गरीब आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अमीर आदमी के लिए जो कि ज़्यादा वायलेशन करते हैं वो तो पीनट्स है सर। तो मैं अमीर और गरीब का चलान तो अलग कर नहीं सकता, लेकिन मैं चलान की कॉस्ट करके उसको अप टू तो कर सकता हूँ ना, जैसे कराची ने किया, जैसे लाहौर ने किया, जहाँ सीट बेल्ट का चलान 20-20 हज़ार तक जा रहा है सर। वुड यू बिलीव दिस थिंग? तो अगेन मैं कहूँगा कि मैं अभी इस ड्रास्टिक स्टेप पे नहीं जा रहा। चलान के रेट्स एंड कॉस्ट, फिर क्योंकि एक्सचेकर की बात आती है, फिर हमें कहा जाता है लुटेरे और ये सारा कुछ, हम नहीं करेंगे सर। अगर शहरी रूल्स को अबाइड करें, आई एम वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स दिस, ये जो डिजिटल सर्वेलेंस प्लान आ रहा है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर हम बातों से और लातों से इतना अल्लाह का शुक्र है इस्लामाबाद में एक ट्रैफिक सेंस ले आया ना, तो डिजिटल सर्वेलेंस से मुझे पूरी उम्मीद है कि शहरी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये चलान क्या, मैं तो कहता हूँ उसके बाद फिर चलान ख़त्म ही कर दें तो इंशाल्लाह। बस मेरा तो एक ड्रीम है कि हम अपनी लेन्स को फॉलो करें, एक एक कैपिटल की फील आए। जब आप किसी और शहर से कैपिटल के अंदर आएँ तो आपको पता चले। और आई ऑल्सो मिस दोज क्या कहते हैं कि क्लीन एंड ओपन रोड्स ऑफ इस्लामाबाद विच इज इट वाज फेमस फॉर। इंशाल्लाह we'll be getting back to them. इंशाल्लाह our expressway would be clear। और जैसे ये हमारे 2 प्रोजेक्ट्स और रिंग रोड डिलीवर होगा तो ये जो प्लेथरा ऑफ ट्रैफिक आ रहा है ये बेहतर कंट्रोल हो जाएगा, और इंशाल्लाह हमारी एक्सप्रेसवे और श्रीनगर हाईवे फिर से उसी तरह की हो जाया करेगी जो मेरे आने से पहले थी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लर्नर के ऊपर सर। अच्छा, लर्नर के ऊपर एक जो कोई शख्स लर्नर बनवा लेता है तो उसका हाईवे पे गाड़ी लेके आ सकता है? अगर नहीं लेके आ सकता तो फिर वो हाईवे की सेंस कैसे लेगा? सर देखें, लर्नर लाइसेंस इज़ कंसिडर्ड फॉर ऑल पर्पज़ अ प्रॉपर लाइसेंस। इसीलिए जब हमने अपनी लाइसेंसिंग कैंपेन की थी तो जिनके पास लर्नर था हमने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि एक लाइसेंस का प्रोसेस है जिसकी शुरुआत लर्नर है। ठीक है। मैं अपलॉड करता हूँ उन शहरियों को जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि हमें लर्नर का पूरा टाइम गुजार के ही अपने लाइसेंस पे आना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे ही है। लोग ये बिलीव करते हैं कि जब आप लर्नर लेके 42 दिन में गाड़ी चलाना सीखते हो उन पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके, कि यानी कि रोड के लेफ्ट मोस्ट साइड पे चलाएं, स्लो स्पीड पे चलाएं, एक गार्डियन के साथ चलाएं, गाड़ी के पीछे लर्नर का साइन लगाएं और फिर गाड़ी में डबल इंडिकेटर्स ऑन करवाएं। ये सारे पैरामीटर्स जब आप अडेयर करते हो तो एक्चुअली उसमें एक पैरामीटर ये भी है कि हाईवे पे ना चलाएं। वो एक हमारी तरफ से मशवरा है, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि लर्नर बंदे का काम हाईवे के ऊपर नहीं है, उसको लर्नर नहीं, उसको लाइसेंस लेके ही हाईवे पे आना चाहिए। बट अगर वो हाईवे पे चेक होगा तो उसको कंसिडर किया जाएगा दैट ही इज़ अ लाइसेंस होल्डर। बट इन एनी केस लर्नर परमिट या लर्नर की जो प्रिकॉशंस हैं उसमें ये चीज़ शामिल है कि ड्राइवर को हाईवे पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि हाईवे पे एक्सपर्ट ड्राइवर्स का काम है, लर्नर राइडर्स का काम नहीं है। तो इसलिए मैं सबको कहना भी चाहूँगा कि हमने लाइसेंसिंग को बहुत आसान कर दिया है सर। आए सर हमारे प्रोसेस में आगे देखें, अभी लाइसेंस हैसल फ्री हो गया है। किसी भी वक्त आके इस वक्त आप लाइसेंसिंग ब्रांच में है, 20 से 25 मिनट से ऊपर किसी का टाइम नहीं है सर। और कंप्लीट प्रोसेस जो है वो 55 मिनट से 1 घंटे का है, जिसमें दोनों टेस्ट, रोड टेस्ट, साइन टेस्ट सब कुछ शामिल है। तो सर जहां इतना आसान प्रोसेस हो जाए, जहां फैसिलिटेशन यूनिट्स इतने बढ़ जाएं, तो अगेन सर, और जहां हमारा इंडेक्स, मैंने उसके बाद फिर आपको कभी लाइसेंस पे को बात करता नजर आया? बिल्कुल नहीं आया सर। सही। किसी को चेक करता नजर आया? नहीं आया सर। जब 86% इंडेक्स हमने अचीव कर ली है, जब हर जो है दूसरी गाड़ी के पास अब लाइसेंस होता है, हर 10 में से मैं कहता हूँ 9.5 8 गाड़ियों 9 के पास लाइसेंस होता है, तो मुझे अब क्या करने की जरूरत है सर? शहरियों ने अपना काम कर दिया। अच्छा, तो जरूर बनाया सर। एक और चीज़ अगर किसी तरह ऐड हो सके, ये बड़ी ज़बरदस्त सजेशन है कि ऐसा हो सकता है कि देखें आज कल का नौजवान जो है ना सर, वो 12 साल की उम्र में ना पैसे कमाना शुरू कर रहे हैं, और सबसे बड़ा उसके लिए मुकदमा ये है कि पेरेंट्स उसको इजाज़त भी दे रहे हैं, वो गाड़ी भी चला रहा है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं, और फिर कहीं मजबूरी भी है, कहीं बहन को स्कूल छोड़ना है उसने, कहीं खुद जाना है। कोई ऐसा हो सकता है कि 16 साल की उम्र में हम इंटरसिटी उसको लाइसेंस दे दें कैपिटल में, मतलब 16 इयर्स का बच्चा अच्छी गाड़ी ड्राइव कर लेता है, बाइक भी सही ड्राइव कर लेता है, लेकिन सुबह शाम इस खदशे में है, आईटीबी को भी है कि इसका चालान करना है, पेरेंट्स को अलग मसला बना हुआ है, जबकि वो अच्छी गाड़ी ड्राइव कर लेता है। उसको किसी स्पेशल टेस्ट से गुजार के 16 साल की उम्र में उसको सिर्फ इंटरसिटी दे दिया जाए कि ठीक है तुम मोटरवे नहीं जा सकते, तुम हाईवे नहीं जा सकते, लेकिन कैपिटल के अंदर अंदर आप जो है वो बाइक इस्तेमाल कर सकते हैं 16 साल की उम्र में। तो ऐसा मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। हम देखते हैं कि 16 साल के राइडर्स ठीक राइडर्स होते हैं, ठीक है सर, वो कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे मुझे लिटिगेशन की ज़रूरत है, मुझे गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत है।
मैं अपने ओन पे अगर कर दूंगा, सजेशन है, सजेशन क्या, बहुत अच्छी सजेशन है सर। देखिए 16 साल पे आप लोगों को लाइसेंसेस दे दें, ठीक है, वो लाइसेंसेस को इंटरम लाइसेंसेस हों या जुवेनाइल लाइसेंसेस हों, और वो ये लोग यूज़ करें, और फिर कम से कम इनको आदत भी हो कि एक लाइसेंस को लेके आना है, एक किस्म का, यानी कि 2 साल का। लेकिन इस पे सर प्रॉपर हुकूमत की तरफ से एक कानून साजी और लिटिगेशन की जरूरत है। हम लिख देंगे, लेकिन उनके कहे बगैर हम नहीं कर सकते। उसके पीछे वजह यह है कि कल कोई एक्सीडेंट हो जाता है और मैंने अगर अपनी तरफ से 16 साल के बंदे को एक लाइसेंस दिया हो, तो वो मुझे कोर्ट में ले जा सकता है सर, और मेरे पे कत्ले बेसबब लग सकता है कि जी आपकी वजह से इसने कॉन्फिडेंट फील किया और लाइसेंस रख के रोड पे आया। तो क्योंकि मेरे पास लिटिगेशन नहीं है, क्योंकि मेरा लॉ अभी तक मुझे ये बताता है कि 18 साल एक लीगल एज है ड्राइविंग की, तो मेरी इन्फोर्समेंट भी 18 साल तक ही है। और तब तक मैं ज़रूर कहूँगा कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने 16 साल के बच्चों को बाइक्स ना दें। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा, वो हमारा नया मैं हर जगह जो है अपनी ब्रांडिंग शुरू कर देता हूँ। हमारा ड्राइविंग स्कूल खुला है उड़ान, जी उसी ठीक है, जो कि फीमेल ड्राइविंग स्कूल है। ये जो जितनी भी लड़कियाँ बच्चियाँ हैं जो अपने भाइयों की मिन्नतें तरले कर रही होती हैं कि भाई हमें छोड़ दो, इधर आओ, बाइक सीखो, स्कूटी सीखो, गाड़ी चलाना सीखो, और फिर छोड़ दो ये मिलते तरले, खुद मुख्तार बनो, इंडिपेंडेंट ऑन द रोड बनो। अच्छा, अब ये स्कूटी के ऊपर ही हम आ रहे हैं, और उड़ान प्रोजेक्ट ही मेरा नेक्स्ट सवाल था। उड़ान के साथ ही मैं ये कनेक्ट करना चाह रहा था कि बच्चियों को कोई सहूलत हो जाएगी अगर हम सजेशन देंगे 16 ईयर्स की। अगेन स्कूटी के लिए नंबर प्लेट का होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल। स्कूटी कहा यह जाता है कि टॉय में आती है वो 49 सीसी एंड बिलो पे नो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन एक्साइज इस्लामाबाद की तो सीधी देखें, उसने रोड पे आना है। जैसे एक बाइसिकल रोड पे आती है उस पर नंबर प्लेट नहीं होता, इसी तरह स्कूटी जो 49 सीसी एंड अबव जो स्कूटीज़ हैं उनके ऊपर बिल्कुल एक साइज़ का डेजिग्नेटेड नंबर लगना है। जैसे ही आपने स्कूटी खरीदनी है, आपने खरीदने साथ घर नहीं जाना, आपने एक साइज़ ऑफिस जाना है, आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, नंबर प्लेट अप्लाई करनी है, उनकी स्लिप अप्लाइड फॉर अपने पास रख लेनी है। इंशाल्लाह 10 से 12 दिन में आपको आपकी नंबर प्लेट मिल जाएगी। और उसको चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर, रोड के ऊपर हर चलने वाली चीज़ को लाइसेंस चाहिए सर। सही। तो बिल्कुल चाहिए। अच्छा, अब उड़ान प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, उसमें जो प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं उसमें और उड़ान में क्या फ़र्क है, क्या सहूलत मिलेगी? सर प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल और उड़ान में पहली तो बात है, फ़र्क ये है कि ये आईटीपी का पता नहीं, जो इस शहर में पहले रहते रहे हैं वो बड़ा मिस करते थे इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की ट्रेनिंग को, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग को, क्योंकि हम खाली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं देते थे सर, हम थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी देते थे। हम लड़कियों को ये ट्रेनिंग दिया करते थे कि जी टायर पंक्चर कैसे लगाना है, ऑयल कैसे चेंज करना है, गाड़ी अगर ख़राब होगी तो ट्रबल शूट कैसे करना है। तो हम उस नॉर्म को वापस लेके आए हैं, बस सिर्फ फीमेल्स के लिए डेडिकेटेडली लेके आए हैं ताकि फीमेल्स एक सेफ एनवायरनमेंट में गाड़ी सीखें। हाँ, नई चीज़ ये है कि स्कूटी और बाइक राइडिंग भी लेके आए हैं, क्योंकि बाइक राइडिंग इंडेक्स अफसोस के साथ इस्लामाबाद में बहुत कम है। या तो लोगों के पास पैसा बहुत है, या मतलब बाइक्स वगैरह नहीं लेना चाह रहे। बाकी मैं देखता हूँ, लाहौर में देखता हूँ, रावलपिंडी में देखता हूँ, मुझे फीमेल बाइकर ज़्यादा नज़र आती हैं, इस्लामाबाद में नहीं नज़र आती। तो हम इस ट्रेंड को इधर इंशाल्लाह इनिशिएट करना चाहते हैं। हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि आए जी हमारे से स्कूटी और बाइक सीखें, और प्रॉपर एजुकेशन के साथ सीखें, प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ, मेंटेनेंस मेजर्स के साथ, प्रैक्टिकल मेजर्स के साथ सीखें, और एक सेफ एनवायरनमेंट में हमारी फीमेल इंस्ट्रक्टर्स के साथ सीखें। बड़े मिनिमल रेट्स पे सीखें, क्योंकि जितने बाकी ड्राइविंग स्कूल हैं उनके जो चार्जेस हैं वो तकरीबन जो 1 घंटे का सेशन होता है उसके वो 2 से 3 हज़ार कॉस्ट कर रहे होते हैं। हम आपको 21 दिन का अब सेशन हमने कर दिया, क्योंकि हमारा पहले 15 दिन का था, फिर हमने देखा कि स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिल रहा, हमने उसको 21 डेज़ पे कर दिया है। तो 21 डेज़ के लिए हम सिर्फ 14,000 कॉस्ट करते हैं। 14,000 वो भी हमारे बेयर मिनिमम ऑपरेशनल चार्जेस हैं। 14,000 फॉर द कार, 9,000 फॉर द स्कूटी एंड द बाइक, और इसमें आपका लर्नर परमिट फ्री शामिल होता है, आपके सोवेनियर्स शामिल होते हैं, आपकी फाइल्स, आपके ब्रोशर्स, आपकी जितनी भी निसाब की किताबें ये शामिल होती हैं, और अपने आप को एम्बेसडर बनाते हैं। जी सीधी सी बात है, जो उड़ान से पढ़ के जाएगा उसका चलान जो है ना वो कैसे हो सकता है फिर? ज़बरदस्त, क्या बात। तो ये है। अच्छा, अब 2-3 सवाल आपकी ज़ात के हवाले से हैं और फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। वो ये है कि आपको कैसे ख्याल आया कि मुझे आईटीपी को ज्वाइन कर लेना चाहिए? इससे पहले आप आर्मी के साथ इदारे, इतने अच्छे इदारे के साथ थे, 10 साल मेरे ख्याल में आपने सर्व किया। जी 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 सर। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग बहुत सारे 1-2 इंटरव्यूज़ पढ़े हुए हैं सीटीओ साहब के, आप देखें हसास तबीयत के मालिक भी हैं आप, उससे मुझे फील हुआ कि आप बहुत सेंसिटिव, इमोशनल और सेंसिटिव, मेरा फ्लॉ है सर बहुत। क्योंकि वो जो आपने जो ज़रबे अज़्ब के वाला कोई केस सुनाया था या किसी और मिशन के ऊपर, जी जी, अलमीज़ान का था, अलमीज़ान का, जी जी।
तो आपके एक दोस्त जो है, जब उनकी शहादत हुई तो वो, यकीन करें मुझे सुन के भी उस टाइम, तो मुझे सबको देखने वालों को लगा कि तो ऑन द अदर साइड आपने एक ऐसी जिम्मेदारी ले ली जहाँ पे आपको सख्ती भी करनी पड़ रही होती है, तो ये चॉइस कैसे अडॉप्ट किया आपने इस साइड पे? सर CTO लगना मेरी चॉइस नहीं थी, मेरी तो सर ज़िंदगी की किसी नौकरी में चॉइस, मेरी चॉइस अगर है तो मुझे अभी भेज दें किसी मुल्क या मरी भेज दें सर। यूनिफॉर्म आपकी चॉइस है? मुझे मेरी चॉइस चले यूनिफॉर्म है या सुकून करना है अभी इस वक्त एज ऑफ नाउ मेरी चॉइस भेजे। आई वांट टू बी विद माय फैमिली राइट नाउ सर। मैं अपने बच्चों के साथ होना चाहूँ, मेरा दिल ये मांग रहा है, ठीक है, लेकिन ये ड्यूटी है, आई एम ड्यूटी बाउंड बाय दिस। तो जहाँ भी मेरी पोस्टिंग हुई है अभी तक हिस्ट्री में मैंने कहीं भी मांग के या कह के पोस्टिंग नहीं करवाई। नंबर 1 ये बात ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ठीक है। जिसने भी करवाई है किसी और ने करवाई है, हाँ जहाँ दिया है अपना 100% दिया है सर। तो बात ये है कि अगेन फौज में था, 10 साल फौज में सर्विस की, 4th जनरेशन ऑफ द आर्मी था। हमारी फैमिली में कोई एक बंदा भी नहीं था जो सिविल सेक्टर में था। मज़े की बात यह है कि फौज में रहते हुए एक ही डिपार्टमेंट से सही रूट से मुझे नफरत थी, और वो डिपार्टमेंट क्या था? पुलिस, ठीक पुलिस, है? अच्छा ठीक, मैं कहता यार ये तो बिल्कुल ही फारिग है, ठीक है। आज पुलिस में बैठा हूं और इनके साथ एम्पथाइज कर रहा हूं और कह रहा हूं कि हाँ यार क्या ना, ये तो बल्कि फौज से ज्यादा काम करते हैं रोड्स पे, ठीक है। तो मकसद कहने का ये है कि अपनी लाइफ को जो मैंने ड्राइव किया, मेरे शौक बड़े डिफरेंट थे सर। मैं तो जब 2003 में आई वाज डन विद माय FSC एंड मैट्रिक, तो आई वांटेड टू गो टू NCA एंड लर्न मूवी डायरेक्शन। आई वाज इनटू म्यूजिक, आई वाज इनटू आर्ट, ठीक है। तो वो वालिद साहब भी फौजी थे, उन्होंने कहा जाओ फौज में, फिर फौज में आके इस तरह हो गया। बस जहाँ सर गए, अगर अपनी चॉइस से गए या नहीं गए, बस अब वही ज़िंदगी बन गई और अपना 100% दिया है। एक चीज़ ज़रूर है मेरे अंदर सर, मैं कोई इतना ब्रिलियंट आदमी नहीं हूँ सर, लेकिन हार्ड वर्कर मजदूर हूँ सर। अपनी जो आप कह दें कि जो कमियां हैं उनको मैं अपनी मेहनत से पूरा कर लेता हूँ सर, और इस पे मुझे ज़रूर एतबार है। तो मुझे अपनी इस चीज़ पे ज़रूर एतमाद है कि जहाँ जाऊँगा मैं अपनी मेहनत करूँगा, अपनी जगह बनाऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में इट्स बीन 10 years इन दी आर्मी सर। अच्छा नाम ही है सर, लोग अच्छे ही उससे मतलब याद करते हैं, अवाम भी, हमारे सीनियर्स भी। किसी भी डिपार्टमेंट में बुलाया ही जाता है सर, निकाला नहीं जाता। अच्छा, एक और चीज़ पिछले चंद सालों में जब देखने में हमें आई, लोगों को लगता है कि ये यूनिफॉर्म एक बड़ा टैका होता है और सिविल सर्विस के लोग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन मैं अब उनको मेंशन नहीं करना चाहता, पिछले 3-4 सालों में कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए ऑफिसर्स के कि लोगों को लगा कि ये इतना स्ट्रेसफुल काम होता है। तो ऑब्वियसली किसी भी पोजीशन के ऊपर एक स्ट्रेस के साथ जब आप चल रहे होते हैं तो फिर ज़हनी सेहत के लिए क्या कर रहे होते हैं, और आपको कभी कभी लगता है कि यार इस काम में भी रहते हुए मैं इतने स्ट्रेस में पहुंच जाता हूं, और फिर उस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं आप, मतलब उसको रिलैक्स करने के लिए अपने आप को? बस सर बड़ा सेंसिटिव सवाल है। और हाँ, ये बड़ा सेंसिटिव है, और ये इसको तो लास्ट ईयर मैंने ज़रा इसकी हीट भी फील की, और ये किसी एक वजह से नहीं होता, कोई एक ट्रिगर होता है। तो बस सर कोशिश करनी चाहिए जो चीज़ें आपको खुश रखती हैं उनके आसपास रहें, जो लोग आपके साथ सिंसेयर हैं उनके आसपास रहें। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, दे आर सिंसेयर, आपकी माँ, आपके बाप, दे आर सिंसेयर विद यू। अल्टीमेटली तो आपकी हेल्थ की वेल बीइंग ही चाहेंगे ना, बाकी सबको तो आपसे काम होगा, जिसको भी होगा। बस उनके साथ अपने आप को सराउंड करें। शुक्र करें कि ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो कि आपके लिए केयर करते हैं। पॉजिटिव सोचें, नेगेटिविटी से दूर रहें, बिकॉज नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। बल्कि अगर मैं नेगेटिव हूँगा, मैं 4 लोगों में बैठूंगा, मैं उनको भी नेगेटिव कर दूंगा, तो मैं तो एक जहरीला बंदा बन जाऊंगा। तो पॉजिटिव बात करें, किसी के खिलाफ बात ना करें, तो अल्टीमेटली। और हाँ, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखें, उसके सामने 5 टाइम झुकें, बहुत फ़र्क पड़ता है सर। एक नमाज से दूसरी नमाज बंदा क्लेंस्ड फील करता है, उसको वाकई अपने अंदर एक चेंज है। ज़िक्र का कोशिश करें, जब आपके जहन में ख़यालात आएँ, आपको प्रेशर लगे, तो आप कोशिश कर लें कि ज़िक्र करें, अल्लाह से मदद मांगे सर, और सिर्फ उसी से ही मदद मांगे, वही मदद करता है। तो बस ये सर बेसिक एम है इसके पीछे, कि इसको हम इस तरह जो है वो बेहतर कर सकते हैं। स्ट्रेसफुल नौकरी है सर, और जो आपने शुरू की बात की अफसरशाही है, कुछ लोगों में है सर, इस नौकरी के अंदर है। बहुत कम लोग हैं, लेकिन वो ही ये चीज़ लोगों के उसमें डालते हैं कि जी लोग जो हैं बड़े हाई हेडेडनेस है। ज़्यादातर लोग सर यहाँ बड़े डाउन टू अर्थ हैं, सर्विस ओरिएंटेड हैं। मज़ा आता है जिन लोगों की सर्विस करके और लोगों के काम आके। और अगेन मैं कह रहा हूँ, जो लोग एस्पायर कर रहे हैं सर्विस में आने के लिए, पुलिस सर्विस में आने के लिए, सिविल सर्विसेज के थ्रू, अगर वो अफसरशाही के लिए आ रहे हैं तो यहाँ आके फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि अब वो माहौल नहीं रहा, अब पब्लिक सर्विस डिलीवरी का माहौल है। तो अगर यहाँ आप जेन्युइनली
लोगों को सर्व करने के लिए आ रहे हैं तो आएँ। अगर आपको बड़ी गाड़ी या बड़ा घर चाहिए तो वो तो नहीं है सर, बिल्कुल आपकी ज़ात के लिए बहुत ज़्यादा काम है इधर, और फिर यहाँ आके आप फ्रस्ट्रेट होंगे, फिर कोई और स्ट्रीम ऑफ लाइन देख लें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं सिविल सर्विसेज, और ये जो फासला है अवाम और सिविल सर्विसेज का ये कम हो रहा है, पब्लिक सर्विस जो ऑफिस होल्डर्स हैं उनका कम हो रहा है, और मुझे तो सर बड़ा मज़ा आता है सर अवाम से इंटरेक्ट करके। 20 साल की उम्र में वापस चले जाएं, दोबारा फैसला लेना हो, यूनिफॉर्म को चूज़ करेंगे, और अगर यूनिफॉर्म को करेंगे तो किस इदारे का इंतखाब करेंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ, हर तरीके से, जॉब के लिहाज से, शादी के लिहाज से, पेरेंट्स के लिहाज से, इज़्ज़त के लिहाज से, जहनी सुकून के लिहाज से। आई चूज़ टू लिव इट ऑल ओवर अगेन, कोई इशू नहीं है सर। कोई इशू नहीं। हाँ बिल्कुल ही अगर चेंज कर लें कि मुझे दुनिया को कोई अमीर तरीन आदमी बना ले तो फिर मैं कुछ कर लेता हूँ, लेकिन सेम सिचुएशन, सेम चीज़, सेम लाइफ, कोई इशू नहीं है। तो आई अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड, और मेरी औकात से ऊपर मुझे दिया है सर। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं इतना कुछ, इतनी इज़्ज़त, इतना सब कुछ डिज़र्व नहीं करता था जितना उसने दिया है। तो उसकी ज़ात का शायद मेरे पे क्या, मेरी माँ पे करम होगा, वो बड़ी अच्छी औरत है, शायद उसकी वजह से उसने मुझे ये सब कुछ दिखाया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र करूँ कम है, और हमेशा शुक्र करता हूँ, और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र करता हूँ, और फिर से ज़िंदगी मिले तो हमेशा यही ज़िंदगी जीना चाहूँगा सर। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में से कोई एक चीज़ आपको ख़त्म करने का इख्तियार दिया जाए तो उस सिस्टम में से फ़ौरन क्या ख़त्म करना चाहेंगे? CTO शुगर लगा रहा हूँ। अच्छा, सिस्टम में से हाँ एक चीज़ ज़रूर ख़त्म करना चाहूँगा कि जो हमारा लाइसेंसिंग का सिस्टम है उसको कैशलेस करना चाहूँगा। थोड़ा सा हमें ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स में हम मारे जाते हैं। आप इस्लामाबाद के कैपिटल लाइसेंसिंग ऑफिस में आते हैं, ठीक है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इट शुड बी डिजिटली कैशलेस होना चाहिए। हम लगे हुए हैं कोशिश में, लेकिन कुछ बैंक्स वगैरह के और फाइनेंस डिवीज़न के कुछ उसके पीछे कोई रूल्स एंड एंगेजमेंट्स हैं, क्योंकि दरमियान में एक गेटवे आता है, वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का आता है, उसको लाने के लिए जो है एक परमिशन लेनी पड़ती है। तो इट इज़ अ लॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस जिसको मैं जब से आया हूँ तब से परसू कर रहा हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा। तो मैं इस सारे लाइसेंसिंग प्रोसेस को डिजिटाइज़ करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि जब शहरी इधर आए तो उसका बिल्कुल ऐसे जैसे कॉर्पोरेट तरीके से लाइसेंसिंग का पूरा प्रोसीजर होता है वो हो। तो ये चेंज करना चाहूँगा, बहुत कुछ चेंज करना चाहूँगा सर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के रिलेटेड, इस्लामाबाद की ट्रैफिक के रिलेटेड। अगेन मैं कहूँगा कि शायद मैंने जो सोच के आया था मैं अपनी तरफ से इसमें फेल ही होके जा रहा हूँ। मैं रोकता है आपको? नहीं रोकता नहीं, ये चीजें रोकता क्यों? नहीं, मैं ब्यूरोक्रेटिक तरीके से नहीं कह रहा, मैं रिजल्ट्स और इम्पैक्ट बेस्ड कह रहा हूँ सर। देखें ट्रैफिक सिचुएशन, गाड़ियों की एक्सपेंशन, पॉपुलेशन की एक्सपेंशन, ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। आइडियलिस्ट तरीके से देखा जाए तो डेफिनेटली मैं तो चाहूंगा कि बेस्ट ट्रैफिक जो है वो इस्लामाबाद की मैनेजमेंट की हो। तो I've given it my full effort. Alhamdulillah, people acknowledge it. I acknowledge it. My family acknowledges it. Everybody acknowledges it. लेकिन काश थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंडेड रोड्स होती, थोड़ी सी ज़्यादा डाइवर्जन्स होती, थोड़ी सी कम ट्रैफिक ऑन द रोड होती, तो ऐसी खूबसूरती के साथ हमने ट्रैफिक को लेके आना था। लेकिन एक क्रेडिट मैं ज़रूर लूँगा कि रोड एजुकेशन में, एक्सीडेंट इंडेक्स रेशो में कम, लॉज की अबाइडेंस देने में, और अगेन रोड्स के ऊपर एक तरीक़ेकार, एक लेन अडेरेंस में मेरा बड़ा और हाँ ये फीमेल एम्पावरमेंट के जो स्कूल में, तो और दूसरी बात जो हमारी नफरी का जो इशू था उसको ऑपरेशनली जो ऑपरेशनल ITP कैवलरी के वॉलंटियर्स थे, जो कि आज भी हमें 100 वॉलंटियर्स की एप्लीकेशन आई हुई है F8, F10, F6 में, जो लोग हमारे साथ काम करने के लिए हमारी वर्दी पहन के तैयार हैं। यही नफरी का इशू इसी तरह ही एड्रेस होगा ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने क्रेडिट में लूँगा, और बिल्कुल लूँगा जी। आप यकीन जानें कि इस्लामाबाद के लोग, इस्लामाबाद की आवाम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी हीरो जान से प्यार करता हूं हमारे, और बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। और ट्रैफिक में ख़ास तौर पे हमने महसूस किया है, एक चीज़ तो जो लोग देख रहे हैं, मैचेस थे उसमें यकीनन जो ट्रैफिक का रहा सिस्टम, उसमें मैचेस का बहुत सारा रोल था। अभी कंस्ट्रक्शन आपने वजाहत की, और अभी मैं रिलेट कर पा रहा था कि एकदम से मेरा, क्योंकि उस साइड पे मैं रहता हूँ, तो मैंने कहा एकदम से ट्रैफिक क्यों बढ़ना शुरू हुई है। तो वो कचहरी वाली साइड है, तो और पार्क रोड वाली भी, तो लोग इन चीज़ों को नहीं भी देख रहे होते। आपकी एफर्ट्स हमें नज़र आ रही होती हैं सोशल मीडिया इसमें कोई शक नहीं है सर, इसमें कोई शक नहीं कि लोग जब भी रोड पे मिले बड़े प्यार से मिले, ओनरशिप से मिले, और ऐसे मिले जैसे बड़े, ऐसे मिले जैसे उनका बच्चा हूँ, हाँ जी, छोटे ऐसे मिले जैसे उनका बड़ा भाई हूँ।
और ये मेरे लिए बड़ा मैटर करेगा बिकॉज दिस वाज माय ड्रीम कि अवाम के साथ जो ये पुलिस का बैरियर है ना, जो हम इन्फोर्सर बने हुए हैं, हम गार्डियन बने सर। पब्लिक हमें दूर से देखे तो वो खुश हो, दो गालियां निकाल दे, कोई मसला नहीं, लेकिन अपना समझ के निकाले सर। तो अपना समझ के निकालें, कोई मसला नहीं, जो बोलना है बोले। वन व्हीलर को हमने अभी ज्यादा इसलिए डिस्कस किया, एक तो वक्त की कमी थी, ऑलरेडी आपने बहुत ज्यादा डिस्कस। वन व्हीलर पे बात कर लो आप। हाँ जी, वन व्हीलर के लिए लास्ट में सर, वन व्हीलर इतनी ज्यादा एजुकेशन के बाद, इतनी ज्यादा अवेयरनेस के बाद, इतनी ज्यादा हमने जितनी एफर्ट्स की, गला फाड़ फाड़ के लोगों को बताया और फिर उन पे एनफोर्समेंट भी की। अगर अब भी ये वन व्हीलिंग वाली कार्रवाई जो है वो उसकी तरफ अडेयर कर रहे हैं अंडर एज ड्राइवर्स और पेरेंट्स उनको अलाउ कर रहे हैं, तो अब बातचीत का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। और ITP ऑलरेडी आज तीसरा दिन है कि ये हैवी इन्फोर्समेंट कर रही है अगेंस्ट वन व्हीलर्स। हमने 21 वन व्हीलर्स अरेस्ट कर लिए हैं जो ये टोलियों में आते हैं। हमने 3 से 4 एक टोली में होते हैं, हमने इनको अरेस्ट किया। अभी तक तीसरा दिन है। इनके खिलाफ FIRs हुई हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा, हम इतने सीरियस हैं कि एक 15 या 14 साल के बच्चे पे भी हमने FIR दी है, क्योंकि अब सर वार्निंग्स का टाइम ख़त्म हो गया है। इन लोगों की ज़िंदगियां चली जाएंगी या किसी और की जान चली जाएगी। मैं गुजारिश करता हूं तमाम के पेरेंट्स को, प्लीज़ अपने छोटे बच्चों को ये लाइसेंसेस टू किल ऑन द रोड ना दें। और वन व्हीलर्स से कहना चाहूँगा, मैं तो अब इनसे बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि इतनी एजुकेशन के बाद भी इनके ये हालात हैं। ये क्रिमिनल्स ऑन द रोड हैं, इनको क्रिमिनल्स ऑन द रोड के तौर पर ट्रीट किया जाएगा और इन पर इतनी सख्ती की जाएगी, पर्चे दिए जाएंगे, इनके बाइक्स को बंद किया जाएगा, इनके लाइसेंसेस को ताहयात मनसूख किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि ईद तक ये अपने घर वालों के पास ना जाएं। ईद के बाद ही ये जुडिशल कस्टडी से वापस जाएं, ये मेरी गारंटी है आपको। बहुत सख्त पैगाम है CTO साहब का, आप तमाम लोग सुन लें। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर कमिंग सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।